सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री नामक चैप्टर के पार्ट 11 में अपन कोलॉइड पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडी विलयनों के विभिन्न गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। इन गुणों में से बोर्ड एग्जाम में, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने मैंने गुणों की एक लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। इनको डिटेल में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। पहले इनको देख लेते हैं गुण कौन कौन से हैं। अणु संख्या गुणधर्म, दूसरा है प्रकाशिक गुण जिसमें पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव, तीसरा गतिक गुण है इसका जिसमें पढ़ेंगे ब्राउनी गति, चौथा गुण है विषमांगी प्रकृति, पांचवा है वैद्युत गुण, छठा गुण है रंग, कोलॉइडी विलयन रंग दर्शाते हैं, सातवां गुण है इसका सतही क्षेत्रफल, आठवां अस्थिरता, नौवां गुण है वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस और 10वां है स्कंदन, इसे अवक्षेपण या उर्णन भी कहते हैं, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। देखिए एक एक करके इन गुणों को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अणु संख्या के गुणधर्म की। अणु संख्या के गुणधर्म, विलियन नामक चैप्टर के लिए अपन ने विभिन्न वीडियोस बनाए थे, उसमें अणु संख्या गुणधर्म को डिटेल में पढ़ा है। क्या होते हैं अणु संख्या गुणधर्म? विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो सिर्फ कणों की संख्या की बात करेंगे। अब कोलॉइडों के लिए अणु संख्या गुणधर्म देखिएगा। जब अपन ने कोलॉइडों का निर्माण पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा कि जिस पदार्थ का कोलॉइड विलयन बनता है उस पदार्थ के विभिन्न कण अगर छोटे आकार के हैं तो वो आपस में जुड़कर संगुणित होकर और कोलॉइडी कणों के आकार की कोटि का आकार प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कण आपस में जुड़कर बड़े कण बना रहे हैं। तो बड़े कण जब बन जाएंगे तो बड़े कणों की संख्या कम हो जाएगी। तो संख्या कम होने से जो कोलॉइड हैं उनके अणु संख्या गुणधर्म के मान वास्तविक विलयन से कम हो जाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोलॉइड में जो कण है वो आपस में संगुणित होकर कणों की संख्या कम कर लेते हैं, क्योंकि छोटे कण बहुत सारे मिलकर बड़े कण बना लेते हैं। कणों की संख्या कम होने से कोलॉइडों के अणु संख्या गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयन के अणु संख्या गुणधर्मों से कम होते हैं। अपने चार प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म पढ़े हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासन दाब। इन चारों के ही मान वास्तविक विलयन के लिए कोलॉइड की तुलना में ज्यादा होंगे। तो ये है अणु संख्या गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म देखिएगा प्रकाशिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रकाशिक गुण, और जिसमें अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट गुण टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव को कैसे समझते हैं। ये कोई पात्र है, इस पात्र में विलयन भरा हुआ है। अपन इसको दो प्रकार से देखेंगे। एक बार अपन इसको मानेंगे कि ये वास्तविक विलयन है और दूसरी बार अपन ये मान के इसको देखेंगे कि कोलॉइडी विलयन है। इसमें ये उत्तल लेंस और ये प्रकाश इस उत्तल लेंस में से होता हुआ इस विलयन में से गुजरता है। ये प्रकाश की किरणें हैं और ये इस तरह से इस विलयन में से होके गुजरती है।
देखिएगा इस तरह से ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये विलयन में से गुजरती हैं। अब सबसे पहले अपन ये ले रहे हैं कि माना ये विलयन है, ये वास्तविक विलयन है। इस वास्तविक विलयन को अपन यहां प्रकाश जो गुजार रहे हैं उसको दो प्रकार से देखें। एक ये आपकी आई है, आंख है, आप देख रहे हैं इधर से, और दूसरा है आप इधर से देखेंगे। तो अगर वास्तविक विलयन में से गुजरने वाले प्रकाश को आप प्रकाश की दिशा से देखें तो वह चमकीला आपको दिखाई देगा, उसका पथ आपको दिखाई देता है। अगर इसी वास्तविक विलयन में से यह प्रकाश अगर आप इसकी लंबवत दिशा से देखें तो यह आपको अदीप्त दिखाई देता है, चमकीला दिखाई नहीं देता है। तो यह कंडीशन कब होती है? जब वास्तविक विलयन होता है। अगर मान लो ये कोलॉइड है और कोलॉइड में से गुजरने वाले प्रकाश को आप अगर उसकी दिशा से देखते हैं तो वह दीप्त दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आप लंबवत दिशा से देखते हैं तो उस प्रकाश का पथ सुस्पष्ट दूधिया रूप में दिखाई देता है। पूरा पथ है वो चमकीले रूप में दिखाई देता है, दूधियापन लिए हुए होता है। इस प्रभाव को क्या कह रहे हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की लंबवत दिशा से कोलॉइडल विलयन में से गुजरने वाले प्रकाश की लंबवत दिशा से देखने पर उस प्रकाश का पथ सुस्पष्ट दूधियापन लिए हुए चमकीले पथ के रूप में अगर आपको दिखाई देता है तो इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव, और ये जो इस तरह का शंकु बन रहा है कोलॉइडल विलयन में प्रकाश का, उसे कहते हैं टिंडल शंकु, जिसको आप इस तरह से बना सकते हैं। यह है प्रकाश। टिंडल प्रभाव देखिए अपन दैनिक जीवन में देखते भी हैं। जैसे आपके कमरे में रोशनदान में जो छोटे छिद्र हैं उसमें से जो सुबह सुबह सूर्य प्रकाश कमरे में आता है तो उसका पथ आपको सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो वो कारण क्या है? टिंडल प्रभाव है। ये अपन उदाहरण ले रहे हैं टिंडल प्रभाव के। दूसरा उदाहरण अपन ले, जैसे पुच्छल तारा। आपने बहुत बार आकाश में पुच्छल तारा देखा होगा, तो उसकी जो पूंछ पीछे दिखाई देती है वो भी टिंडल प्रभाव के कारण ही दिखाई देती है। तीसरा देखिएगा कि जो आकाश का नीला रंग दिखाई दे रहा है वो भी टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य प्रकाश है वो वायु में मिट्टी का जो कोलॉइडल विलयन बना हुआ है उसके कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो रहा है। उसका जो नीला रंग है वो प्रकीर्णित हो रहा है, इसलिए आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ये प्रभाव उत्पन्न कैसे हुआ? टिंडल प्रभाव ये इस तरह से इसका चमकीला पथ दिखाई कैसे देता है? तो इसका कारण देखिएगा। कारण है कि जब किसी प्रकाश को किसी पदार्थ पर अपन आपतित कराते हैं तो अगर उस पदार्थ के कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है, उसके लगभग बराबर होता है, तो कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं। वो यहां पे होता है कोलॉइडल कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का है, इसलिए प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ये जो प्रकीर्णन है यह है आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चौथे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, और तरंग दैर्ध्य का मान जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। अब देखिए यहां अगर अपन दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश में इस तरह से 7 रंग होते हैं जिन्हें अपन विबग्योर के नाम से जानते हैं। इस 7 रंगों में ये जो इधर वाले रंग हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए इनका प्रकीर्णन
ज्यादा होता है, और जो इधर वाले रंग है ऑरेंज है रेड है इनका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए इनका प्रकीर्णन कम होता है। अब देखिए वॉयलेट इंडिगो ब्लू, जब दृश्य क्षेत्र का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु एक कोलॉइड है, उस कोलॉइड के द्वारा वॉयलेट इंडिगो और ब्लू इन रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, ये रंग ज्यादा फैलेंगे, इसीलिए अपने को आकाश नीला दिखाई देता है। ये कारण है इसका, टिंडल प्रभाव के कारण ये नीला दिखाई देता है। और आकाश का रिफ्लेक्शन जो नीचे नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र है उसमें पड़ता है, इसलिए नदी का पानी समुद्र का पानी भी अपने को नीला दिखाई देता है, वो आकाश का प्रतिबिंब बनता है वहां पे। और देखिएगा इसमें प्रकीर्णन के लिए एक आवश्यक शर्त है, टिंडल प्रभाव के लिए एक आवश्यक शर्त है कि कोलॉइडी विलयन है उसमें परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में जितना ज्यादा अंतर होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ज्यादा होता है, मतलब टिंडल प्रभाव उतना ज्यादा होता है। अब यहां पर अपन ने कोलॉइड के प्रकारों में पढ़ा था द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलॉइड, तो उसमें अपन ने देखा द्रव स्नेही कोलॉइड हैं वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड हैं वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। तो उसके पीछे यही कारण है कि द्रव स्नेही कोलॉइड में परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड है उसके परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में अंतर ज्यादा होने के कारण वो प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे और टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये देखिए टिंडल प्रभाव के कारण है। टिंडल प्रभाव का मोटा मोटा अपन देखें तो किसके कारण हो रहा है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और कण उसी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं जिनका आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। ठीक है, तो ये है प्रकाशीय कोण या टिंडल प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब टिंडल प्रभाव जब हम पढ़ रहे हैं तो इस टिंडल प्रभाव के साथ साथ ये इसका जो रंग वाला गुण है इसको भी अपन को रिलेट कर लेते हैं इसके साथ में। रंग, कलर, कोलॉइडी विलयन रंग दर्शाते हैं। रंग क्यों दर्शाते हैं? कोलॉइडी विलयन के कण आपतित प्रकाश में कुछ रंगों का प्रकीर्णन करते हैं और वो प्रकीर्णित रंग अपनी आंखों तक पहुंचता है, वैसा ही रंग कोलॉइडी विलयन का दिखाई देता है। कोलॉइडी विलयन किन रंगों का प्रकीर्णन करते हैं? उन रंगों का प्रकीर्णन करते हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य का मान कोलॉइडी कण के आकार की कोटि का होता है। मतलब रंग डिपेंड करेगा कोलॉइडी कणों के आकार पर निर्भर करेगा। कोलॉइडी कणों का आकार जब बदल जाता है तो उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे जो गोल्ड सोल होता है, जब है पहले लाल, फिर ब्लू, फिर वो होता है वॉयलेट, और फिर वो हो जाता है स्वर्णिम गोल्ड के जैसा। तो ये जो रंग है ये डिपेंड करता है कोलॉइडी कणों के आकार पर। और एग्जांपल है जैसे सिल्वर सोल है, एजी का सोल है। दूसरा एग्जांपल ले जैसे एजी का सोल, उसके कणों का आकार अगर 6 गुणा 10⁻⁻6 mm है, मिलीमीटर होता है, तो इसका रंग है पीला नारंगी, पीला नारंगी। और अगर इनके कणों का आकार 9 गुणा 10⁻⁻6 mm है तो ये हो जाता है लाल नारंगी। तो जो कोलॉइडी विलयन है उनमें रंग है वह पूर्णतः उन कोलॉइडी कणों के आकार पर निर्भर करता है कि उनका आकार कितना होगा, और उसी आकार की कोटि के तरंगदैर्ध्य वाले रंग का वो प्रकीर्णन करेंगे, और जिस रंग का वो प्रकीर्णन करेंगे वो रंग कोलॉइड का अपने को दिखाई देगा।
तो रंग को अपन ने इसके साथ में कोरिलेट करके पढ़ा है प्रकाशीय गुण के साथ में, क्योंकि टिंडल प्रभाव भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो यह है प्रकाशीय गुण और रंग। नेक्स्ट गुण अपन देख रहे हैं इसका ब्राउनी गति। ब्राउनी गति देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी कोलॉइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो उसके कण इस तरह से जिगजैग मैनर में गति करते हुए दिखाई देते हैं। कोई निश्चित दिशा नहीं है, जिगजैग मैनर में वो विलयन में, कोलॉइडी विलयन में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार की गति का अध्ययन सबसे पहले एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट, ब्रिटेन का वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका अध्ययन किया, इसीलिए इसको अपन ब्राउनी गति कह रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, जल के अंदर पराग कणों की गति देखी थी। तो जल के अंदर पराग कण है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, तो उसी गति को रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति का नाम दिया। वैसी ही गति कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कण करते हैं, तो इसकी गति को ब्राउनी गति अपन कहते हैं। ब्राउनी गति के पीछे कारण क्या है, तो कारण देखिएगा। पहला कारण, कोलॉइडी विलयन के सभी कणों पर एक समान आवेश होता है। मतलब कोलॉइड के विलयन में सभी कण या तो धनावेशित होंगे या सभी कण ऋणावेशित होंगे, एक समान आवेश होगा। एक समान आवेश होने के कारण क्या होंगे, जब कण गति कर रहा है तो जब वो दूसरे कण की तरफ जाएगा वो उसी के आवेश के समान है, तो उसके द्वारा प्रतिकर्षण फील करेगा, तो वो अपनी दिशा बदलेगा, मतलब उसको धक्का लगेगा वहां पे। तो समान आवेश के कारण कण आपस में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो उनकी जो गति की दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। तो एक कारण हो गया समान आवेश। दूसरा कारण है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोलॉइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, इसीलिए देखिएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में भी गति करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भी गति करते हैं। कहीं कहीं देखो नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं ये, तो कारण क्या है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दो मुख्य कारण हैं ब्राउनी गति के, कि सभी कणों पर समान आवेश का होना और इन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं लगना। अब इसमें ब्राउनी गति है, इससे फायदा क्या है, फायदा है इसका स्थायित्व है। ब्राउनी गति के कारण कोलॉइड है वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं। मतलब अगर वो कण रुक गए, गति नहीं करेंगे, तो वो कण धीरे धीरे क्या सेडिमेंट हो जाएंगे, मतलब कोलॉइडी विलयन के पैदे पे जाके बैठ जाएंगे, उसका अवक्षेपण हो जाएगा। लेकिन लगातार गति करते रहने के कारण, लगातार गति चलती रहती है इसमें, उसके कारण जो कोलॉइड है वो स्थायी रहते हैं। तो ये है ब्राउनी गति, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। नेक्स्ट गुण इसका देखिएगा विषमांगी प्रकृति। जब अपन ने कोलॉइड टॉपिक शुरू किया था तो अपन ने वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन, इन तीन प्रकार के विलयनों के गुणों की तुलना करी थी। उसमें एक गुण उस विलयन के समांगता विषमांगता के लिए अपन ने देखा था। तो उसमें अपन ने देखा कि जो कोलॉइडी विलयन होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, उनमें परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम दोनों की प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए अपन कहेंगे कि कोलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं और इनमें प्रावस्थाओं की संख्या होती है 2। तो ये है इसमें विषमांगी प्रकृति। नेक्स्ट इसका गुण है
कोलोइडल विलयनों का नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, वैद्युत गुण। देखिएगा, कोलोइड के सभी कणों पर एक समान आवेश होता है। एक समान आवेश मतलब कोलोइडल विलयन के सभी कण या तो धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। दोनों आवेश वाले कण एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। इस एक समान आवेश के कारण ही कोलोइड है वो स्थायी होते हैं। ये कारण है इसके स्थायित्व का, क्योंकि एक समान आवेश होने के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे तो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, और जुड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, बड़े कण नहीं बनेंगे और उसका निलंबन नहीं बन पाएगा और वो लगातार ब्राउनी गति करते रहेंगे। तो एक समान आवेश उनके स्थायित्व के लिए आवश्यक होता है। कुछ अगर अपन उदाहरण लें कि भाई पॉजिटिव कोलोइड और नेगेटिव कोलोइड की अगर अपन एग्जांपल लें तो देखिएगा, पॉजिटिव कोलोइड का अगर अपन एग्जांपल लें तो जैसे धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइडों के कोलोइड AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, ये कोलोइड धनावेशित होते हैं। और देखिएगा जैसे TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड का कोलोइड धनावेशित है, और पॉजिटिव डाई जो होती है धनावेशित रंजक, वो भी धनावेशित कोलोइड होते हैं। पॉजिटिव डाई का एग्जांपल लें जैसे मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल ब्लू है, ये धनावेशित रंजक है, डाई है। तो ये आपके सामने कुछ धनावेशित कोलोइड के एग्जांपल हैं। ऋणावेशित कोलोइड के एग्जांपल देखिएगा, सभी धातुओं के सोल ऋणावेशित कोलोइड हैं। Ag, Au, कॉपर, Pt, इन सब के क्या है, सोल, ये ऋणावेशित होते हैं। धातुओं के सल्फाइडों के सोल भी ऋणावेशित हैं, जैसे As2S3, जैसे PbS। जो धातुओं के सल्फाइड हैं उनके सोल भी ऋणावेशित होते हैं। अपने शरीर में जो रक्त बहता है उसमें हीमोग्लोबिन ऋणावेशित कोलोइड है। मिट्टी, सिलिका भी ऋणावेशित कोलोइड है। स्टार्च, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये भी ऋणावेशित कोलोइड होते हैं। और देखिएगा जैसे अपन बात करें नेगेटिव डाइज, ऋणावेशित डाई की बात करें तो ईओसिन, कॉन्गो रेड, ये जो डाई है ये ऋणावेशित कोलोइड की तरह व्यवहार करती है। तो ये आपके सामने कुछ धनावेशित कोलोइड और ऋणावेशित कोलोइड के उदाहरण हैं। अब दिमाग में ये प्रश्न आता है कि कोलोइड में सभी कण एक समान आवेश वाले हैं, ये आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं? तो देखिएगा आवेशों के उत्पन्न होने का क्या कारण है, उस पर अपन चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है? पहला कारण घर्षण। जो कोलोइडल विलयन है उसमें उपस्थित विभिन्न कणों के मध्य लगातार घर्षण होता रहता है और इस घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। घर्षण का उदाहरण तो आप और जैसे घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है ये अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। एक जैसे प्रयोग करके आप देखें,
प्लास्टिक की जो स्केल होती है फुट्टा, उसको बालों में इस तरह से रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर अगर लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े नाचने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो आवेश उत्पन्न होने के कारण होता है। तो वैसे ही कोलॉइडी कण है, उनके मध्य भी घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण देखिएगा, कुछ कोलॉइडी कणों की सतह पर विशेष प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। उन क्रियात्मक समूहों के आयनन से भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपने मिसेल में देखा था, मिसेल में क्या है, इस तरह से जो साबुन है उसके कण इस तरह से अभिविन्यासित हो जाते हैं। मिसेल का निर्माण पर डिटेल पढ़ा था, इस प्रकार का कण है जिसमें अध्रुवीय भाग इस गुच्छे के या इस समूह के केंद्र की तरफ और जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर की तरफ अभिविन्यासित हो जाता है। तो ये जो देखिए ध्रुवीय भाग है ये इस तरह से आयनित हो जाता है। इसकी सतह पर जितने भी यहाँ पर ये समूह हैं इन सब पर देखिए माइनस 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 सारे ऋणावेशित हैं। तो ये कोलॉइड कैसा हो गया, ऋणावेशित कोलॉइड हो जाता है। तो सतह पर जो विभिन्न समूह हैं वो आयनित होकर आवेश उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और वो कारण है वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा। आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा, आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा मतलब जो कोलॉइडी कण है वो बनते कैसे हैं कि जिस पदार्थ का कोलॉइड बनाना है उस पदार्थ के कण विलयन में उपस्थित कुछ विशेष कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। इस तरह की कुछ चीजें कल अपन ने जब कोलॉइड के निर्माण की विधि पढ़ी थी, पेप्टेन, उसमें भी ऐसा कुछ देखा था। जैसे अपने एक उदाहरण के तौर पे समझें, FeCl3 को जल में जब उबालते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड कैसे बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन में से Fe3+ आयनों का अधिशोषण कर लेता है और पॉजिटिव कोलॉइड बनाता है, पॉजिटिव कोलॉइड बना रहा है। और एग्जांपल लें, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का जल अपघटन करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड बनता है और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड बना कैसे, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अणु विलयन में से एल्यूमिनियम 3+ आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और धनावेशित कोलॉइड बनता है। ये अपने पेप्टेन में ऐसा देखा। अब यहां पर देखिएगा आयनों का अधिशोषण हुआ क्यों और किस प्रकार के आयनों का ही अधिशोषण होता है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि पदार्थ के कणों की सतह पर उन्हीं आयनों का अधिशोषण होता है जो उसके उभयनिष्ठ होते हैं, उसके समान होते हैं। मतलब वैसे ही आयन उसके अंदर भी उपस्थित होने चाहिए। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसमें दो प्रकार के आयन हैं, Fe3+ और OH- आयन। तो ये अपनी सतह पे Fe3+ और OH- आयनों में से किसी आयन का अधिशोषण करेगा। जैसे यहाँ पे Fe3+ का कर लिया। वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एल्यूमिनियम 3+ है तो इसने एल्यूमिनियम 3+ का अधिशोषण कर लिया। ये Cl- का अधिशोषण नहीं कर पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखने की है, सिर्फ उन्हीं आयनों का अधिशोषण होता है जो कणों के उभयनिष्ठ होते हैं, उसके समान होते हैं। अब यहां पर अपन ने जो दो एग्जांपल लिए हैं वो धनावेशित कोलॉइड के लिए हैं। अब क्या हमेशा धनावेशित कोलॉइड ही बनता है या फिर ऋणावेशित कोलॉइड भी बनते हैं, इसके लिए अपने एक उदाहरण के द्वारा उसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो देखिएगा, एक उदाहरण ले रहे हैं
AgNO3 की अभिक्रिया KI से कराएं तो Ag का कोलोइड बनता है, AgI का कोलोइड बनता है और साथ में KNO3 निकल जाता है, सिल्वर आयोडाइड का कोलोइड बनता है। अब ये सिल्वर आयोडाइड का कोलोइड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये निर्भर करेगा कि आपने जो अभिकारक लिए हैं उनमें से आधिक्य में कौन सा है। अगर मान लो मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, उसमें AgNO3 आधिक्य में है और Ki है वो अल्प है। AgNO3 आधिक्य में है, Ki है वो अल्प है, तो अभिक्रिया के दौरान Ki तो पूरा काम में आ जाएगा। विलयन में Ki पूरा बनने के बाद या काम में आने के बाद AgNO3 फिर बचा रह जाएगा, तो क्या होगा, जो AgI का अणु है, AgI, वो अपनी सतह पर इस विद्युत अपघट्य में से Ag+ का अधिशोषण कर लेगा। Ag+ का अधिशोषण क्यों कर रहा है AgNO3 में से, क्योंकि Ag देखिए इसके अंदर भी है, ठीक है ना। अब I तो बचा नहीं, Ki तो पूरा काम में आ गया, तो I- का तो अधिशोषण कर नहीं पाएगा, ये आधिक्य में तो ये बचा हुआ है, इसमें से NO3- का अधिशोषण तो होगा नहीं क्योंकि वो उभयनिष्ठ नहीं है। Ag+ का अधिशोषण हो जाएगा, तो कौन सा कोलोइड बना, धनावेशित कोलोइड बना, पॉजिटिव कोलोइड इसमें बन जाता है। ये बहुत बार इसमें ध्यान रखिएगा, AgNO3 आधिक्य में Ki अल्प है तो धनावेशित कोलोइड बनता है। अगर इससे उल्टा लें, AgNO3 अल्प हो और Ki आधिक्य में हो, है ना, तो देखिए क्या बनेगा। अब AgNO3 अभिक्रिया के दौरान पूरा प्रयुक्त हो जाएगा, काम में आ जाएगा। AgI का कोलोइड बन रहा है, कोलोइड बनने के बाद विलयन में जो आधिक्य में है, Ki आधिक्य में है, तो ये अब विद्युत अपघट्य के रूप में विलयन में उपस्थित है। तो Ki में से K+ और I- में से कौन से आयन का अधिशोषण होगा, जो इस कोलोइड के कण के अंदर भी हो, तो Ag+ और I- है, और यहाँ K+ और I- है, तो उभयनिष्ठ आयन कौन सा हुआ, I- हुआ। तो इस कंडीशन में AgI कोलोइड के कणों पर I- आयनों का अधिशोषण होता है। और कोलोइड कैसा बन गया, नेगेटिव, क्योंकि सतह पर ऋण आयनों का अधिशोषण हो रहा है। तो देखिए यहां अपन उदाहरण से समझ रहे हैं कि धनावेशित कोलोइड बनेगा या ऋणावेशित कोलोइड बनेगा, वो उनके अभिकारकों के तुलनात्मक मात्रा पर निर्भर करता है। आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण हो रहा है, ठीक है, तो इससे अपन बता सकते हैं। और एग्जांपल अगर अपन लें तो देखिएगा, जैसे AS2O3 में H2S को प्रवाहित करें तो AS2S3 प्लस H2O आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइड बनता है। और यहां आधिक्य में क्या है, H2S गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, तो AS2O3 तो पूरा काम में आ गया, H2S विलयन में बचा हुआ है, तो जो कोलोइड का कण बना उसकी सतह पर H2- आयनों का अधिशोषण हो जाता है, क्योंकि H2- देखिए AS2S3 में भी तो है, तो कैसा कोलोइड बन गया, नेगेटिव कोलोइड बन जाता है। तो आर्सेनिक सल्फाइड के कोलोइड ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये है आवेश उत्पन्न होने का तीसरा कारण आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण द्वारा। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि कोलोइड के कण पर एक प्रकार के आयन की एक परत बना रहे हैं। कई बार दो परतों का निर्माण भी होता है, और दो परतों के निर्माण में क्या गुण उत्पन्न होगा
वो भी यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन कहते हैं जीटा विभव। जीटा पोटेंशियल, इस पर बहुत बार टिप्पणी पूछी जाती है और ये पूछा जाता है जीटा विभव क्या होता है। जैसे देखिएगा FeOH होल थ्राइस का कोलॉइड बनाया और उसकी सतह पर Fe3+ आयनों का अधिशोषण हो गया। और एक धनावेशित कोलॉइड बन गया। अब चूंकि इसकी जो सतह है वो पूरी धनावेशित हो गई, ये धनावेशित सतह है विलयन में से ऋणावेशित आयनों को अधिशोषित करके एक दूसरी परत और बना सकती है। तो जैसे विलयन में FeCl3 था, उसका जल अपघटन करके तो अपन फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो FeCl3 में से जो Cl- आयन है वो भी इस तरह से दूसरी परत के रूप में इस पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार का अधिशोषण है ये भौतिक अधिशोषण है, ना कि रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय हो सकता है, रासायनिक अधिशोषण सिर्फ एक परतीय होता है। दो परतें बन गई। जो पहली परत है उसे कहते हैं प्राथमिक परत या स्थिर परत, और जो दूसरी परत है आयनों की उसे कहते हैं द्वितीयक परत या विसरित परत। प्राथमिक परत है वो स्थायी होती है, स्थिर होती है, हटती नहीं है। द्वितीयक परत है, इसको अपन गर्म करेंगे या इसको हिलाएंगे तो द्वितीयक परत है वो हट सकती है। अब देखिए इसमें प्राथमिक परत कैसी है, धनावेशित है। द्वितीयक परत कैसी है, ऋणावेशित है, मतलब विपरीत आवेश वाली ये परतें हैं। इन दोनों परतों के आवेश विपरीत हैं, लेकिन उनके मान एक समान होंगे। प्राथमिक परत पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश द्वितीयक परत पे होगा। आवेश के मान समान है। चूंकि आवेश के मान समान है, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो यह कंडेंसर की तरह व्यवहार करने लग जाता है, संघनित्र की तरह व्यवहार करने लग जाता है। और इन दोनों के आवेश विपरीत होने के कारण इनमें एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। कि कोलॉइडी कणों पर आयनों की दो परतें बनती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक परत। दोनों के आवेश बराबर और विपरीत होने के कारण वहां एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे जीटा विभव कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह से गुण है कोलॉइडों का। तो ये हो गया इसका वैद्युत गुण। नेक्स्ट है सतही क्षेत्रफल, छठा गुण सतही क्षेत्रफल, कोलॉइड का नेक्स्ट गुण। तो अपन ने देखा कि कोलॉइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, और जो निलंबन है उनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो निलंबन के कणों को पीस कर ही तो अपन कोलॉइड बना रहे हैं, जैसे कोलॉइडी चक्की में अपन ने किया। तो निलंबन के कणों को पीसने से, कोलॉइड बनाने से उनके सतह के क्षेत्रफल का मान बढ़ जाता है, और सतह के क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा तो उस पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनके होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत से प्रकार के जो कोलॉइड हैं वो उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करते हैं, क्योंकि उनके सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट गुण है इसका अस्थिरता। सतही क्षेत्रफल 7 नंबर का है, और अस्थिरता, अस्थिरता अनस्टेबल। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो द्रव स्नेही कोलॉइड स्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। उसको अवक्षेपित करने के लिए ज्यादा विद्युत अपघट्य की आवश्यकता है। लेकिन अगर द्रव विरोधी कोलॉइड की बात करें तो परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के मध्य
प्रतिकर्षण होने के कारण वो अस्थायी होते हैं और या अस्थिर होते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होंगे, कुछ समय के बाद सेडिमेंट हो जाते हैं, अवसादित हो जाते हैं या विलयन से पृथक हो जाते हैं। तो इसका मतलब द्रव विरोधी कोलॉइड हैं वो कम स्थिर होते हैं, कम स्थायी होते हैं। तो यह है उसकी अस्थिरता। कोलॉइडी विलयन के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, एक तो विद्युत कण संचलन और एक स्कंदन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों गुणों को अपन पार्ट 12 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को ढंग से देखिए आप, और साथ में अगले वीडियो को भी इसके साथ जोड़ के देखेंगे। लेकिन पहले ये पार्ट 11 देखिएगा, फिर पार्ट 12 देखिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन कल। तो हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।